जगदानंद सिंह जो कि एक तरीके की समाजवादी राजनीति कर रहे, देश भर में दुनिया भर में जिनकी चर्चा रहती है, वो परिवार के इर्द गिर्द देखने लगे हैं। वो आक्षेप आप पर भी है कि आप अलग अलग पार्टियों में गए और वहाँ जाकर के आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, आप फिर से वापसी करनी पड़ गई आपको। देखिए, मैं अलग अलग पार्टियों में नहीं गया और आप इंटरव्यू लिए थे। मुझे याद है जब मैं जदयू में ज्वाइन किया तो एक पार्टी मैंने बदला, और जब मैं जदयू में गया था तो आपको अगर ठीक से याद होगा तो उस समय मैंने कहा था कि ये समान विचारधारा की पार्टी है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। बाकी विधानसभा के बनिस्पत हम लोगों ने तेजी से प्रगति किया है, लेकिन वह प्रगति पर्याप्त नहीं है। अब सबसे जो बड़ी जो चुनौती हमको देखने को हम लोग सब लोग देख रहे हैं ये जो भविष्य की जो पीढ़ी है जो आने वाली है और जो नौजवान हैं, इनके अलग समस्याएं हैं। जो आज से 30 साल पहले जो समाज में समस्याएं थी वो काफ़ी अब बदल चुकी हैं। बीएसपी का जो चुनाव लड़ने का जो आधार है वह जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। तो सारे दल यही करते हैं। नहीं, ये अलग बात हो सकता है। रामगढ़ के संदर्भ में मैं जानता हूं कि यहाँ सामाजिक न्याय का अपना एक विस्तृत दायरा है जिस पर हम लड़ते हैं। वो पार्टी नहीं है, वो मीडिया का दल है। वो जनता के बीच से उपजा हुआ कोई दल है नहीं। वो मीडिया से ऊपर से लॉन्च किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, जिसका एक कार्यकर्ता रामगढ़ विधानसभा में आप ढूंढ के दिखाइए और पूरे बिहार में। और छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर जी अपने जीवन में अगर एक कार्यकर्ता पैदा किए होंगे तो भी मैं कहता हूँ राजनीति में छोड़ दूंगा, बाकी तो बातें छोड़ दीजिए। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल ही लगातार रहा, सरकार में भी रही, मगर मुसहर टोलों पर आपको लगता है कि और काम होना चाहिए? जितना काम होना चाहिए ईमानदारी से नहीं हुआ। जो सवाल है आपका, ये बड़ा ही मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो है मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो पॉलिटिक्स में मुसहर समाज बहुत ही गहराई से रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए रामगढ़ विधानसभा से। रामगढ़ विधानसभा इस बीच हॉट सीट बनी हुई है, इस लिहाज से क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे वो सांसद बन गए राष्ट्रीय जनता दल के, और उसके बाद से जो सीट खाली हुई है वहाँ पर उपचुनाव होने हैं। 4 एक सीटों पर और उपचुनाव होने हैं। रामगढ़ भी उनमें से एक है, और रामगढ़ के भीतर जो उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के छोटे बेटे हैं अजीत सिंह। आपको उम्मीदवारी मिली है, क्या माहौल है? माहौल तो आप देखेंगे। हम लोगों का अपना जो माहौल है, जो पार्टी का जो माहौल है, तो बहुत ही अच्छा है। एक्सपेक्टेशन लाइन के भी बियॉन्ड जाकर करके है। और जो निरंतर 15 सालों से मैंने जो कार्यकर्ताओं के साथ और बिल्कुल कार्यकर्ताओं की तरह जो जीवन व्यतीत किया, तो उसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता स्तर पर स्वीकारता मेरी बहुत तेज़ी से हुई, और इसलिए माहौल और भी अच्छा हुआ। लेकिन एक तरह की बात और आ रही है जो यहाँ की फिजा में भी तैर रही है कि जगदानंद सिंह जो कि एक तरीके की समाजवादी राजनीति कर रहे, देश भर में दुनिया भर में जिनकी चर्चा रहती है, वो परिवार के इर्द गिर्द देखने लगे हैं। वो आक्षेप आप पर भी है कि आप अलग अलग पार्टियों में गए और वहाँ जाकर के आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, आप फिर से वापसी करनी पड़ गई आपको। देखिए, मैं अलग अलग पार्टियों में नहीं गया और आप इंटरव्यू लिए थे। मुझे याद है जब मैं जदयू में ज्वाइन किया तो एक पार्टी मैंने बदला, और जब मैं जदयू में गया था तो आपको अगर ठीक से याद होगा तो उस समय मैंने कहा था कि ये समान विचारधारा की पार्टी है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो वैचारिक स्तर पे मैं जिस धरातल पे कल खड़ा था आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। अब एक राजनैतिक रूप से आपके कुछ मूव्स होते हैं, समय के हिसाब से वो आप करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। वरना वैचारिक स्तर पे मैं शुरू से अंत तक अभी तक जहाँ खड़ा था वहीं पे खड़ा हूँ। रामगढ़ के भीतर आपकी क्या प्राथमिकता है? रामगढ़ के भीतर क्या मुद्दे हैं जिन पर अजीत सिंह काम करना चाहेंगे, जिन पर वो काम करना चाहते थे? देखिए, रामगढ़ सहित तो पूरे राज्य का ये मसला है, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं जब यहाँ की प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ तो यहीं को लेकर ज़्यादा फोकस में बात फिलहाल करूँगा। अभी जो है हम लोगों ने तमाम जो विकास के आयाम हैं उसमें बाकी विधानसभा के बनिस्पत हम लोगों ने तेजी से प्रगति किया है, लेकिन वह प्रगति पर्याप्त नहीं है। अब सबसे जो बड़ी जो चुनौती हमको देखने को हम लोग सब लोग देख रहे हैं ये जो भविष्य की जो पीढ़ी है जो आने वाली है और जो नौजवान हैं, इनके अलग समस्याएं हैं। जो आज से 30 साल पहले जो समाज में समस्याएं थी वो काफ़ी अब बदल चुकी हैं। तो उसके अनुरूप जो है वो यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स पे ही मेरा ज़्यादा दिलचस्पी है फ़िलहाल के लिए।
जिसमें हम चाहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को इनरिच करें ताकि आने वाला भविष्य जो है वो हमारा बेहतर बन सके। अब उसको लेकर करके खेल, पढ़ाई और बहुत सारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और धरातल पे मैंने बहुत सारे विभिन्न पहलू क्षेत्र पे काम किया, शैक्षणिक और खेल को लेकर करके, यूथ डेवलपमेंट को भी लेकर थोड़े छोटे छोटे स्तर पे प्रयोगात्मक काम मैंने किया। तो उस पर एक है मेरा अपना एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और बाकी उसके अलावा जो मेरा राजनीतिक शैली रहा है वो लास्ट माइल डिलीवरी किसी भी योजना का, और सबसे जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति। तो ये जो है जो गैप रहता है सरकार की योजना और लास्ट मैन के बीच का, तो उसको फिल करने का जो मुख्य काम है वो जनप्रतिनिधि का वो यही है कि वो लेकर के जाए वहाँ तक। तो उस पर भी मैंने लगातार और निरंतर काम किया। उसकी मेरी समझ है विभिन्न योजनाओं में क्या गैप्स है, तो मैं उस पर ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा और वो लेकर के लास्ट मैन तक जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक। कोई भी योजना आप रख लीजिए, किसी भी योजना को बना। फिर कृषि को क्षेत्र को लेकर के एक बड़ी विकट समस्या दुनिया के सामने जलवायु संकट को लेकर करके है, पानी की उपलब्धता को लेकर करके है। तो अब एक विधानसभा का प्रतिनिधि वो ये कर सकता है कि इन विषयों को हाईलाइट कर सकता है, पॉलिसी लेवल पे अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सदन के अंदर अपनी आवाज़ को कंस्ट्रक्टिवली बोल सकता है जिससे कि सरकार सुने और उसमें चेंजेज लाए ताकि हम सही डायरेक्शन में रहें। पर उसको लेकर के एक बड़ी समस्या जो आ रही है, अब सूखा के चलते हमारे इलाके की खेती 15-20 दिन आगे शिफ्ट हो रही है। तो कई बार हो रहा है कि रिवर लिंकिंग की भी बात अब होनी चाहिए, जहाँ सरप्लस वाटर है वहाँ से हम नज़दीकी वहाँ से हम ले सकते हैं। तो गंगा और कर्मनाशा, सोन, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हो। हालांकि बहुत डिटेल में जाने वाली बात हो जाएगी। और कई बार बहुत सारे जो नदी विशेषज्ञ होते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये उस तरीके से ही है जैसे कि एक ब्लड ग्रुप का अलग ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता। तो जो रिवर लिंकिंग का भी पूरा प्रोजेक्ट है वो कई बार इस तरीके से विमर्श का विषय बनता है। हम उसके बहुत विस्तार में न जा करके यहाँ आप किसको प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पे अगर कह रहे हैं तो जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसको देख करके लगता है कि नहीं, हमारे सामने एनडीए है, यही पिछले बार भी आप लोग बहुजन समाज पार्टी को यहाँ खारिज कर रहे थे, आपके भाई यहाँ से उम्मीदवार थे, तब भी हमने उनसे बातचीत की थी, वो भी बहुजन समाज पार्टी को खारिज करते रहे। और बहुजन समाज पार्टी का जो खेमा है इस बीच जिस तरीके से भी, वो भी एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल से ही निकला हुआ है। दो बात को समझिए जी, पिछली बार वो खारिज कर रहे थे, ये मैंने सुना नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो बीएसपी है जब खारिज कर रहे थे तो खारिज तो हो ही गई, अंततः खारिज हो गई। बीएसपी का जो चुनाव लड़ने का जो आधार है वह जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। ऐसे तो सारे दल यही करते हैं। नहीं, ये अलग बात हो सकता है। रामगढ़ के संदर्भ में मैं जानता हूं कि यहाँ सामाजिक न्याय का अपना एक विस्तृत दायरा है जिस पे हम लड़ते हैं और हमने जीत के दिखाया। हमने सारे उस जातीय बंधन, धार्मिक बंधन को तोड़ करके जीत के दिखाया 2020 में। आज भी वहीं पे हम खड़े हैं जहाँ खड़े थे 2020 में। हमारा मसला यह है कि विस्तृत दायरा था जातीय समीकरण का बीएसपी के साथ पिछली बार, उसके अनुरूप वो वोट पाया। तो जितना दायरा को बड़ा करता है उसके अनुरूप वोट पाता है। दायरा इस बार सिमटा हुआ है उसके समीकरण का, तो उसके हिसाब से वोट पाएगा। एक और दल आया है इस बीच 4 सीटों पर, वो भी उपचुनाव में है, प्रशांत किशोर। आपकी पार्टी, आपके परिवार पर खासे आक्रामक भी हैं। देखिए, वो पार्टी नहीं है, वो मीडिया का दल है। वो जनता के बीच से उपजा हुआ कोई दल है नहीं। वो मीडिया से ऊपर से लॉन्च किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, जिसका एक कार्यकर्ता रामगढ़ विधानसभा में आप ढूंढ के दिखाइए और पूरे बिहार में। और छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर जी अपने जीवन में अगर एक कार्यकर्ता पैदा किए होंगे तो भी मैं कहता हूँ राजनीति में छोड़ दूंगा। बाकी तो बातें छोड़ दीजिए, जिसके पास भाड़े के लोग हैं कुछ बोलने चालने के लिए, तब उस पार्टी को पार्टी कैसे आप मान रहे हैं, वो तो आपके ऊपर है। तो मीडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ पार्टी, हम लोग उसको उसे ही देखते हैं। आप जिस टोले से होते हुए अभी बढ़ रहे हैं वो मुसहर टोला है, वनवासी भी कहते हैं उसको अलग अलग तरीके से। बिहार भर में जहाँ कहीं भी आप जाएं आपको अगर समृद्धि दिखती हो, मगर मुसहर टोलों तक समृद्धि नहीं पहुँची है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल ही लगातार रहा, सरकार में भी रही, मगर मुसहर टोलों पर आपको लगता है कि और काम होना चाहिए? जितना काम होना चाहिए ईमानदारी से नहीं हुआ। जो सवाल है आपका ये बड़ा ही मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो है मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो पॉलिटिक्स में मुसहर समाज बहुत ही गहराई से रहा है और इस विषय पे निरंतर चिंतन भी मैंने किया है। और बड़ा एक इधर भी हल्ला गुल्ला हो रहा है कास्ट सेंसस को लेकर के कि क्या है, इसकी क्या भूमिका है।
तो अगर उस सवाल के परिप्रेक्ष्य में और ये मुसहर बस्ती की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जी। मुसहर जो बस्ती है वह तो दलित के अंदर कैटेगराइजेशन है, और दलितों के लिए जो योजना चल रही है वह जो है उसकी बेनिफिट्स मुसहर समाज तक नहीं पहुंच पा रही है। मतलब हम कह सकते हैं आसानी से कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए लोग हैं, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि लास्ट माइल डिलीवरी जो है योजनाओं का, तो क्या क्या वजह है? तो दो बड़ी समस्या है मुसहर समाज के साथ कि जो उनकी जीवन शैली है वह एक्चुअली में वह आदिवासियों की जीवन शैली है, वो ग्रास लैंड के ट्राइब्स है जिनको मैं बोलता हूँ। मैंने बोला कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, तो मेरा ये दिमाग कहता है कि ग्रासलैंड के ट्राइब्स है, और ट्राइबल का जो डेफिनेशन है वो यही है, हंटर गैदर, और यही करते हैं, ये भी हंट करते गैदर करते हैं। तो पहले तो ये कैटेगराइजेशन इनका ठीक से नहीं हुआ है, और इसकी वजह से भी एक बड़ी समस्या है। अब ये जो है एक चेतना के स्तर पे काम करने वाली बात है कि पहले चेतनशील हो जो समाज, उसके बाद ही उसके पास बाकी चीज़ें पहुंचती हैं, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो। तो ये जो ट्राइबल वर्ग है ये बहुत ही, इसको मतलब नहीं है आपके और हमारे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस से, और वो बिल्कुल ही वो पढ़ाई से या फिर बाकी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो फोर्स भी नहीं कर पाते। उनकी जो सिस्टम है, जो कल्चर है, उसमें वो अपने बच्चे के ऊपर वो डिसिप्लिनरी जो है वो रूल नहीं कर पाते जो हम लोग कर लेते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो आपको उस समस्या की जड़ तक उनकी समझ, जब तक कि समाज की प्रॉपर समझ हमारे बीच विकसित नहीं होगी, जब इसको ठीक से कैटेगराइज नहीं करेंगे और तब उनके चेतना के ऊपर हम नहीं काम करेंगे, तब तक संभव नहीं है। आप कुछ भी ला करके यहाँ दे दीजिए, पहुँचेगा नहीं। लालू प्रसाद जी का आपने नाम लिया, लालू प्रसाद जी ने दो तरीके स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया था, और जिसको लेकर के उनको बड़ी बदनामी की गई। चरवाहा विद्यालय, कौन लोग थे उसके? जो इंटेंडेड जो बेनिफिशियरीज थे वो यही लोग थे, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता। ये हंटर और गैदरर है, मतलब इनका भोजन जो है वो दिन भर काम करेंगे तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि यहीं आके कर लो जो करना है, घुमा फिरा लो, पशु चला लो और यहीं पे पढ़ लो। इसको लोग उपहास उड़ाए, पूरी दुनिया भर में मिल करके बड़ी पैसा लगा के बदनाम किया गया इस पूरे मॉडल को। दूसरा उन्होंने एक मॉडल लाया था इन्हीं के बच्चों के लिए कि रोज़ आओगे तो 1 रुपया देंगे, तो रोज़ आओगे तो 1 रुपया देंगे, तो थोड़ा सा अपना एक मिल रहा था, रिवॉर्ड की जा रहे थे, तो वो सब सारे स्कीम्स बंद हो गए। इनके बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचे, ये पहला स्टेप है डेवलपमेंट का, और वो भी प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर जो है पॉलिसी लेवल पे कोई सोचने वाला है ही नहीं, किसी ने काम ही नहीं किया है। तो कोई सोचने वाला नहीं कि इनके बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचे। कि मैंने बोला बाकियों के बच्चे पहुँच सकते हैं क्योंकि उनका पेरेंटल जो है वो ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि नहीं आपको जाना है स्कूल, ये नहीं कर सकते। तो अब क्या कीजिएगा? आप कोई पॉलिसी तो बनाइएगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं बिहार सरकार की और भारत सरकार की है, वो इनके लिए अनुकूल नहीं है। तो ये हम कैसे जानेंगे? साइंटिफिकली जब हम जाति जनगणना करेंगे और तब हम प्लान करेंगे डिफरेंटली, इनके लिए सेपरेटली प्लान करेंगे, और तब फिर जाकर करके हम पहुंच पाएंगे। बात कही जाती है कि पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेशन इज पॉलिसी। पॉलिसी तो बनती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। देखिए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन तो एक इशू है, लेकिन वही जो पॉलिसी आप बनाते हैं तो आप किसके लिए बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दलित वर्ग आप कैटेगराइज कर दिए, लेकिन उसके अंदर तो ये भी है, इनकी चेतना में और रविदास समाज की चेतना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ाई को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के वो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हैं, अपनी चीज़ों को वो ग्रैब करने के लिए। ये उस रूप में नहीं है। तो अब क्या करेंगे? वो पॉलिसी तो इन तक नहीं पहुंच रही है, तो पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करेंगे स्पेसिफिक टू दिस कास्ट, ठीक है, तब जा करके आप इन तक पहुंच पाएंगे। कोशिशें तो हुई, दलित महादलित का बाइफर्केशन हुआ। देखिए वो सारे लोग महादलित में आ गए। देखिए वह जो प्रयास था उसके पीछे जो है दलित वोट बैंक को बांटने की बात थी। हम दलित कैटेगराइजेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कैटेगराइजेशन, हम सोसाइटी के अंदर उस वर्ग की बात कर रहे हैं कि जहाँ आप सर्वे कर लीजिएगा तो पता लगेगा 99% लोग एजुकेटेड नहीं हैं। ऐसे लोग के लिए आपके पास जो पॉलिसी है वो पर्याप्त नहीं है। तो उनके लिए क्या पॉलिसी मॉडिफिकेशन करेंगे? एजुकेशन के लिए, बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम नौकरी और रिजर्वेशन की बात अभी नहीं बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो जो भी कैटेगराइजेशन अभी तक हुआ है वो पॉलिटिकली वोट बैंक के लिए हुआ है, काम करने के लिए नहीं हुआ। किसी नेता ने इस धरती पर यह प्रयास ही नहीं किया है कि इनकी बस्ती में जा कर के और लंबा समय तक बिताए और समझने की कोशिश करे। 2 महीना मैंने राजनीतिक रूप से 2 महीना अपने राजनीतिक यात्रा में इनके बीच में मैंने एजुकेशन पे सिंगल हैंडेडली काम किया, किसी टीचर को लेकर के नहीं आया। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ये पढ़ पाते और पढ़ाई में कौन सा गैप है जो भर सकते हैं। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, ये स्टैंडर्ड पॉलिसी भारत सरकार का है राइट टू एजुकेशन में, और अभी तो उसका नया वर्जन भी आ गया। और उसी के साथ चाहते हैं कि हम मुसहर के बच्चों को पढ़ा लें। इनके लिए 5 या 10 बच्चे पर एक शिक्षक होगा तब ये पढ़ पाएंगे। इनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ज़्यादा फोकस चाहिए।
तो इनके लिए वो पॉलिसी उपयुक्त है ही नहीं जो बनी हुई है। तो क्या अपेक्षा की जाए कि अजीत अजीत जीतते हैं तो इस अजीत पर अगर काम जीतेंगे करेंगे? तो इनकी बात और इनकी आवाज़ आर्टिकुलेट करेंगे सदन के अंदर, ध्यान खींचेंगे लोगों के अंदर ला कर रखे, और अपना पर्सनल एफर्ट, जो मैंने बोला, मैं तो लास्ट मैन और लास्ट माइल डिलीवरी वाला नेता हूँ, तो मैं अपना जो पर्सनल एफर्ट है वो मैं दूंगा, लेकिन जब तक पॉलिसी का हेल्प नहीं मिलेगा उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं ला सकते। पर इस विषय के ऊपर जागरूकता के ऊपर भी मैं काम करूंगा, सरकार भी जाने, चेते इस विषय पर, समाज भी जाने, ताकि इनके लिए अलग से पॉलिसी डिवाइस हो। बिल्कुल, बहुत थैंक यू। लालू जिंदाबाद जिंदाबाद